संविधान की हत्या दिवस। हाल ही में भारत सरकार ने 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। ये वही दिन था जब भारत के लोकतंत्र के सबसे काले दौर की शुरुआत हुई थी, जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इस दिन के बाद अगले 21 महीनों तक चले आपातकाल में भारत नॉर्थ कोरिया जैसा बन चुका था। करोड़ों आम लोगों का जीवन केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुका था। कहा जाता है कि इस दौरान सरकार की तानाशाही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। आवाज उठाने वाली मीडिया का गला घोंट दिया गया था। विपक्ष के 11,000 दिग्गज नेताओं समेत 1,40,000 गिरफ्तारियां की गई थी। देश की हर जेल कैदियों से खचाखच भरी हुई थी, जहां उन्हें असहनीय टॉर्चर दिया जा रहा था। देश भर में जबरन 62 लाख नसबंदियां करवाई गई थीं और पुरानी दिल्ली के मुस्लिम मेजोरिटी तुर्कमान केट कांड को अंजाम देने के साथ उसे दूसरा पाकिस्तान कहने वाला विवादित बयान भी दिया गया था। लेकिन उस दौर में देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री होने के बावजूद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का कड़ा फैसला क्यों लिया? क्यों कुछ लोग आज भी उन्हें भारत की सबसे बड़ी तानाशाह कहकर पुकारते हैं? और क्या है आपातकाल से जुड़े वो काले सच जो जनता से छिपाए गए? जानेंगे इमरजेंसी की दर्दनाक दौर की पूरी कहानी। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1972 से, जब भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस चुनाव को एक साल पहले ही 1971 में करवाने का फैसला लिया, जो देख विपक्षी दल जनसंघ हैरान रह गया और उन्होंने रायबरेली में इंदिरा गांधी के सामने अपने दिग्गज नेता राज नारायण को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन इंदिरा ने उन्हें 70,000 वोटों से हरा दिया। उनके गरीबी हटाओ नारे ने कमाल कर दिखाया और कांग्रेस ने बहुमत से सरकार बनाई। तभी बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई हुई, लेकिन इंदिरा गांधी की आगवानी में भारतीय सेना ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, जिससे देश में इंदिरा गांधी का कद बढ़ता चला गया। उन्हें मां दुर्गा और आयरन लेडी कहकर पुकारा जाने लगा। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और बिहार में समय से पहले ही विधानसभा चुनाव करवाए और वहां भी जीत हासिल की, जिसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी। यानी अब तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में कांग्रेस सरकार का शासन था। उन्हें लगा कि अब मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं, इसलिए उन्होंने बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया, जैसे कि बैंकों का नेशनलाइजेशन और राजघरानों के प्रीवी पर्स खत्म करना, केरल के केशवानंद भारती के 400 एकड़ में फैले मठ की 300 एकड़ जमीन खेती के लिए आम जनता को देना वगैरह। लेकिन इन्हीं सब फैसलों के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई और कोर्ट में इंदिरा गांधी के फैसलों के खिलाफ जजमेंट सुनाई गई। यानी यहाँ इंदिरा गांधी सरकार के पास पावर होने के बावजूद वो मुश्किल फैसले लेने में चुनौतियों का सामना कर रही थी। इसलिए वो संविधान में बदलाव करवाने की कोशिश में लगी हुई थी और वो विधानसभा चुनाव में भी ध्यान दे रही थी, जिसकी वजह से जनता को किए गरीबी हटाओ के वादे से उनका ध्यान हट गया और देश की हालत बिगड़ने लगे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और अकाल की वजह से लोग इंदिरा से नाराज हो रहे थे। पहले साल 1973 में गुजरात में शुरू हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट बड़े नवनिर्माण आंदोलन में तब्दील हो गया। फिर 1974 में लालू प्रसाद यादव की आगवानी में बिहार की पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया, जो इतने कद में बढ़ गया जिसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल हुए। वहीं जेपी, जो नेहरू के बाद सबसे बेहद करीबी दोस्त थे, जो इंदिरा गांधी को मेरी प्यारी इंदू कहकर राजनीतिक सलाह दिया करते थे, लेकिन समाज सेवा की राह पर अब वो इंदिरा सरकार के सामने खड़े थे और उनके साथ खड़ा हुआ विपक्ष का नेताओं का काफिला। इधर जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 1 लाख रेलवे कर्मचारियों ने भी विपक्ष के नेताओं का काफिला अपनी ओर कर लिया और हड़ताल कर दी। और अब इंदिरा गांधी को अपने हाथ से सरकार फिसलने का डर सता रहा था और इस डर पर मुहर लगाई अदालत ने। दरअसल 1971 में चुनाव हारने के बाद राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर बैलेट टेम्परिंग का नियम तोड़ने का आरोप लगाकर इलाहाबाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगले 4 सालों तक इस मामले की जांच पड़ताल हुई और 12 जून 1975 के दिन जस्टिस
जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी और राय बरेली चुनाव को अमान्य करार करते हुए फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी अपनी टर्म के बचे हुए 1 साल तक तो सरकार चला सकती हैं, लेकिन वो कोई बड़े फैसले नहीं ले पाएंगी और अगले 6 साल तक किसी भी चुनाव का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। अब एक तरफ गुजरात और बिहार की विधानसभा भंग हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ वो खुद कैंडिडेट बनकर अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती थी। जनता उनके खिलाफ होने लगी थी और उन्हें ये भी डर सता रहा था कि कहीं अमेरिकन एजेंसी CIA इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर उनका तख्ता पलट न कर दे, क्योंकि अमेरिका के इस खुफिया एजेंसी ने कुछ समय पहले ही चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर आयेंदे का तख्ता पलट कराया था और इंदिरा का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की हेट लिस्ट में सबसे ऊपर था। रिचर्ड इंदिरा से बहुत चिढ़ते थे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बेटे संजय गांधी को अपनी मां का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मां का इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। आज जो वफादारी की कस्में खा रहे हैं, वो सत्ता हाथ में आते ही हमारी पीठ पे छुरा घोंप देंगे। तभी 25 जून की सुबह इंदिरा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय को बुलाकर सलाह मांगी, जिन्हें राजनीतिक विशेषज्ञ माना जाता था। उन्होंने इंदिरा गांधी से कुछ घंटों का समय मांगा और दोपहर 3:30 बजे वो इंदिरा से दोबारा मिलने आए और बोले, आप आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगा सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने से पूरी ताकत केंद्र सरकार के हाथों में आ जाएगी। संजय गांधी को यह आइडिया बहुत पसंद आया और इंदिरा जी को भी। वो अपने मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा किए बिना ही राय के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची, क्योंकि देश में आपातकाल सिर्फ राष्ट्रपति ही लागू कर सकते थे। इंदिरा ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को पूरी बात समझाई और उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि आप इमरजेंसी के कागज भिजवाइए, मैं दस्तखत करता हूं। और 25 जून 1975 की रात को उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है, जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। केंद्र सरकार के सत्ता हाथ में आते ही रातों रात विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं को घर से उठा लिया गया, जिनमें विजय राजे सिंधिया, मुलायम सिंह यादव, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, राज नारायण, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। देर रात बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली काट दी गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में सरकार के खिलाफ कुछ प्रिंट न हो पाए। वहीं सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने वाली जनता को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया और यहीं से शुरुआत हुई भारत के इतिहास के उस काले दौर की, जिसे याद करके आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। जेल में कैद नेताओं, आम जनता और बाकी कैदियों पर भी कहर बरसाया जाने लगा, जो भारत के लोकतंत्र पर बड़ा धब्बा था। टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया किताब के पेज नंबर 291 पर लिखा गया है कि उस समय देश की हर जेल कैदियों से खचाखच भरी हुई थी। कैदियों को करंट दिए जा रहे थे, उनके कपड़े निकालकर उन्हें बर्फ पर लिटाया जा रहा था और कईयों के शरीर को तो सिगरेट और मोमबत्ती से जलाया गया था। कुछ कैदियों को रस्सी में बांधकर कई दिनों तक उल्टा लटकाया जाता था, तो कुछ अपना पेशाब पीने पर भी मजबूर हो जाते थे। अगले 20 महीने में 11,000 पॉलिटिकल लीडर्स समेत 1,40,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से कुछ को तो ये तक नहीं पता था कि उन्हें किसे जेल में किस जुर्म में रखा जा रहा है और उन्हें परिवार वाले उन्हें खोजने के लिए देश भर के कारावासों के बाहर भटकते थे। विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं को छोटे से काले कमरे में बंद कर दिया गया था, जहां उन्हें खाना, पानी और खुली हवा जैसी जरूरी चीजें तक नहीं मिल पाती थी, जिनमें से एक थी जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी, जिन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके पर्स में $70 थे। हालांकि एक सच्चाई ये भी थी कि इंदिरा गांधी बचपन से ही गायत्री देवी से उनके ज्यादा सुंदर होने से चिढ़ती थी। तिहाड़ जेल में कैद रहते हुए गायत्री की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो मरते मरते बची थी। आपातकाल में उनके साथ हुई बदसलूकी के बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हो।
खैर, इमरजेंसी में लालू प्रसाद यादव समेत कई दिग्गज नेताओं को भी मिसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इसलिए लालू ने अपनी बेटी का नाम भी मिसा रखा था। मीडिया को भी सरकार के खिलाफ कुछ छपने की अनुमति नहीं थी और इसी बीच इंदिरा के बेटे संजय गांधी लेकर आते हैं अपना परिवार नियोजन अभियान यानी नसबंदी, ताकि देश की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सरकार ने देश भर में कई नसबंदी कैंप लगाए, जहां पर सरकारी अधिकारियों को टारगेट दिए गए थे, आपको एक दिन में इतनी नसबंदी करवानी ही है। लेकिन इसे लेकर लोगों में काफी डर था, इसलिए कोई सामने से चलकर नसबंदी नहीं करवा रहा था, जिसके चलते इन अधिकारियों ने पुलिस की मदद से लोगों को जबरन उठाकर उसकी जबरन नसबंदी करवाना शुरू कर दिया, जिनमें से तो कई लोग शादीशुदा भी नहीं थे। जैसे कि जनवरी 1976 में महाराष्ट्र की बर्शी म्युनिसिपल काउंसिल को 10 दिन में 1000 नसबंदी करवाने का टारगेट दिया गया, लेकिन पिछले 2 दिन में किसी ने नसबंदी नहीं करवाई। इसके बाद अगले 8 दिन तक बर्शी में 2 ट्रक घूमने लगे, जिनमें सवार अधिकतर कुंवारे, शादीशुदा और बुढ़े लोगों तक को घसीटकर ट्रकों में भरे और कैंप में ले जाकर जबरन नसबंदी करवाते। ऐसा ही कुछ दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में संजय गांधी की दोस्त रुखसाना सुल्ताना की अगवानी में हो रहा था। पुरानी दिल्ली का ये इलाका मुस्लिम मेजोरिटी वाला था और इस्लाम में नसबंदी को हराम माना जाता है, लेकिन रुखसाना ने वहां के मुस्लिम्स को पकड़ कर 13,000 नसबंदी करवाने का रिकॉर्ड बना डाला, जिससे वहां के लोग सरकार से काफी नाराज थे। तभी उनके ऊपर बरसा एक और कहर, जो था संजय गांधी का सौंदर्यीकरण अभियान। दरअसल जामा मस्जिद के पास तुर्कमान गेट इलाके में अपने इस अभियान के तहत संजय गांधी ने झुग्गी झोपड़ी हटाओ नियम लागू कर दिया, जिसके तहत 18 अप्रैल 1976 को तुर्कमान गेट के रिहायशी इलाकों पर बुलडोजर चला दिए गए, जिसके विरोध में हिंसक दंगे भड़क गए और पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 20 लोगों की जान गई। और इस हादसे को जालियांवाला बाग कांड के साथ कंपेयर किया जाता है और इस तुर्कमान गेट कांड का नेतृत्व किया था जगमोहन मल्होत्रा ने। कहा जाता है कि इन्हीं दंगों के दौरान पुलिस से डरकर कुछ लोग मस्जिद में भी जाकर छिप गए थे। तभी जगमोहन मल्होत्रा ने मस्जिद का दरवाजा तोड़वाकर प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठीचार्ज करवाया। फॉर रीजंस ऑफ स्टेट दिल्ली अंडर इमरजेंसी खिताब में अजय बोस लिखते हैं, इस कांड के बाद जगमोहन से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा था कि क्या आप समझते हैं कि हम पागल हैं जो पाकिस्तान तोड़कर दूसरा पाकिस्तान बन जाने दें। इस तरह 21 महीनों तक चली इमरजेंसी में लाखों लोगों पर सरकार का कहर बरसा, हजारों लोगों के घर टूटे और 62 लाख नसबंदियां की गईं। तो ये था इमरजेंसी की काली सच्चाई का वीडियो का पार्ट नंबर 1। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपातकाल के दौरान अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को न सिर्फ उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया, जबकि स्नेहलता को बार बार कपड़े उतारकर उन्हें नग्न किया गया, जिसकी चीखें पास की दूसरी कोठरी में बंद कैदियों को सुनाई देती थी। जेल के बाहर आकर कैदियों ने क्या राज खोले और अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी की क्या गलती थी कि 8 महीने तक वो अपने ही मलमूत्र के बीच पड़ी रहकर दर्द से कराहती रही। 30 सालों तक इमरजेंसी प्लान करने के बाद सिर्फ 2 सालों में इंदिरा ने आपातकाल क्यों हटा दिया और इतनी तानाशाही के बावजूद जनता ने इंदिरा गांधी को माफ करके दोबारा प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया, जानेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 में, जिसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।